हेलो यूट्यूब फेम एपिसोड स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे वैसे ही दूसरा एपिसोड अपलोड हो जाएगी। अब आगे एपिसोड 51 श्री का शक। श्री भाग्य के पास जाती है और उससे कहती है, सुनिए मुझे आपसे बात करनी है। भाग्य श्री को देखता है और कहता है, श्री मैं गेस्ट के साथ बिजी हूँ, बोलो ना क्या बात करनी है। श्री, यह नहीं, थोड़ा साइड में आइए। भाग्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट है, ऐसी भी क्या बात करनी है तुम्हें जो तुम इनके सामने नहीं बोल सकती। श्री, बस है कोई बात। इतने में राहुल वहां आता है और श्री और भाग्य से कहता है, भाग्य केक आ गया है, तुम और भाभी जल्दी से आ जाओ काटने के लिए। भाग्य राहुल को वहां जाने का बोल देता और श्री को देखकर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेता है। भाग्य अपने फॉरेन क्लाइंट से भी स्टेज पर आने के लिए कहता है। श्री हैरानी के साथ भाग्य के साथ जा रही थी और भाग्य मुस्कुराते हुए श्री को अपने साथ ले गया। स्टेज पर एक बहुत ही खूबसूरत सा हॉट शेप केक रखा हुआ था। भाग्य ने श्री का हाथ पकड़कर उस केक को काटा और बहुत ही प्यार से एक पीस उसके सामने किया। श्री के मन में अभी भी विनीता की कई बातें ही चल रही थी, पर इतने सारे लोगों के सामने वह भाग्य से सवाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप को केक खा लिया और भाग्य को भी केक खिलाया। पूरे महफिल में तालियों की गूंज थी। पार्टी लगभग खत्म होने को ही आई थी, सारे गेस्ट खाना खाकर जा रहे थे। भाग्य ने मामाजी और मामी जी को अपनी गाड़ी से घर भिजवाया। राहुल ने ड्राइवर को बोलकर प्रिया को उसके घर ड्रॉप किया। विवेक और उसकी फैमिली भी जा चुकी थी। एक एक करके गेस्ट कम हो रहे थे। फाइनली भाग्य ने सबके सामने श्री का हाथ थामे दुनिया को ये बताया कि श्री अब उसकी है। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी और ना उसे जीवन में कुछ चाहिए था। उसकी श्री उसके पास थी। उसके लिए यही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, स्माइल। कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ भाग्य और श्री ने मिलकर अपना डिनर खत्म किया। श्री अपने रूम की तरफ चली गई और भाग्य उन गेस्ट को छोड़ने के लिए बाहर तक आया। श्री रूम में आकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी और उसके कानों में रह रहे हैं कर विनीता की कहे शब्द गूंज रहे थे। जब से विनीता ने उससे यह बात बताई थी तब से श्री का मन पार्टी में लग ही नहीं रहा था। वो बस भाग्य के मुंह से एक बार सुनना चाहती थी कि विनीता ने जो कहा वह गलत है। श्री गुमसुम सी बैठी अपना गले का हार निकाल रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर किसी की उंगलियां महसूस हुई। उसने नजरें उठाकर देखा तो पीछे भाग्य खड़ा था और उसकी ज्वेलरी निकालने में हेल्प कर रहा था। भाग्य श्री के सामने आता है और उसके घुटनों के पास बैठ जाता है। धीरे से श्री का हाथ अपने हाथों में लेता है और एक एक करके उसकी हाथों की चूड़ियां निकालने लगता है। ऐसा करते वक्त भाग्य के चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून था और श्री के चेहरे पर घबराहट। कहीं विनीता की कही बात पर तो नहीं, बस वो यही चाहती थी कि विनीता ने जो बकवास की है वह गलत हो। अचानक श्री होश में आए जब भाग्य ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, क्या बात है, तब से देख रहा हूँ, कुछ गुमसुम सी लग रही हो, कोई बात है क्या? श्री, आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? भाग्य, ये कैसा सवाल है? श्री, बताइए ना आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? भाग्य, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी एक खुली किताब है जिसे मैं जब चाहे पढ़ सकता हूँ, क्योंकि तुम जो हो जैसी हो सामने हो। श्री, और ऐसी उम्मीद मैं आपसे भी करती हूँ। मुझे आपके बारे में सब पता होना चाहिए। भाग्य थोड़ी हैरानी से पूछता है, सब पता तो है तुम्हें मेरे बारे में, और क्या जानना है? श्री, क्या कुछ ऐसा है जो आपने मुझसे छुपाया हो? भाग्य, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, फिर भी तुम साफ साफ बताओ जानना क्या चाहती हो। श्री ड्रेसिंग से खड़ी होती है और भाग्य का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहती हैं, श्री, आपको मेरी कसम है सच बताइएगा, क्या मैं आपकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हूँ? भाग्य, क्या बचपना है, ये बिल्कुल तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। भाग्य किस बात पर? श्री के मन में उठा तूफान अचानक से शांत हो जाता है। अपने खुशी छुपा नहीं पाती और अचानक ही उसकी आंखें छलक जाती है। पर तभी उसे विनीता की कही बात याद आती है और वो उन आंसू भरी आंखों से
भाग्य को देखते हुए कहती है, और आपके कमरे में आने वाली। अचानक से भाग्य के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वह श्री से झूठ नहीं बोलना चाहता था, और सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपना हाथ झटके से नीचे कर लिया, अपनी नजरें चुराते हुए बोला, कहाँ से आते हैं तुम्हारे दिमाग में से फालतू सवाल? रात बहुत हो गई है और तुम थक गई हो, जाओ जाके आराम करो। ऐसा बोलकर भाग्य जल्दी से कमरे से निकल जाता है, क्योंकि वह श्री का सामना नहीं कर पा रहा था। पर भाग्य की इस बात को नजरअंदाज करना श्री के दिल में खंजर का काम कर रहा था। वो बस यही दुआ मांग रही थी कि उसका ये डर गलत साबित हो। पर भाग्य का इस तरीके से चले जाना श्री के शक को सही साबित कर रहा था। वो भाग्य से कोई सवाल जवाब नहीं करती, बस एक बार भाग्य ये कह देता कि वह जो सोच रही है वह गलत है। पर भाग्य तो उसे नजरअंदाज करके चला गया। भाग्य वहां से सीधे स्टडी रूम में आता है, और वहां का दरवाजा बंद करके सोफे पर धड़ाम से गिर जाता है। अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छुपा लेता है। वह श्री से झूठ नहीं कहना चाहता है, पर उसे पता है सच बताने का अंजाम क्या होगा। एपिसोड 52 भाग्य का डर। भाग्य काफी देर तक अपनी स्टडी रूम में बैठा था, पेंसिव फेस। वह अपने कमरे में जाने से डर रहा था। दरअसल को श्री का सामना नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि अगर वह श्री से नजरें मिला आएगा तो उसकी आंखों से ही उसके अतीत के पन्ने श्री के सामने आ जाएंगे। भाग्य डर रहा था श्री को खोने से। वो उसके दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपनी जिंदगी में पहली बार कोई तो उसका अपना था जिसे वह हक से अपना कह सकता था। श्री भी कमरे में बैठी कई देर तक भाग्य का वेट करती रही। उसके मन में कई सवाल थे, बस भाग्य के मुंह से एक बार सुनना चाहती थी। भाग्य उसे खुद मना कर देता तो शायद वो उससे दोबारा कोई सवाल भी नहीं करती। पर इस तरीके से उसके चले जाना श्री के मन में डर घर कर गया था। इन सारे सवालों के जवाब उसे भाग्य से चाहिए थे। वह बेड पर बैठा भाग्य के आने का इंतजार कर रही थी। सुबह के करीब 4 बजे भाग्य अपने कमरे में आया। श्री अभी भी बेड पर वैसे ही बैठी हुई थी। भाग्य के आने की आहट सुन वह अपनी जगह से खड़ी हुई और एक नजर भाग्य को देखने लगी। दोनों के चेहरे पर ना कोई भाव थे और ना ही कोई प्रतिक्रिया। दोनों अपने सादे से चेहरे के साथ एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन दोनों के ही मन में तूफान उमड़ा हुआ था। भाग्य धीरे कदमों से चलकर श्री के सामने आता है और अपना चेहरा नीचे कर लेता है, पेंसिव फेस। श्री का चेहरा जो इस समय भावहीन था, भाग्य को ऐसे देखकर न जाने क्यों उसके मन में 100 प्रकार के विचार आने लगे और उसकी आंखें कब गीली हो गई उसे पता भी नहीं चला। भाग्य ने धीरे से कहा, क्या तुम? भाग्य इससे पहले कुछ कह पाता, श्री ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। भाग्य हैरानी से श्री की तरफ देखता है तो अपनी भीगी पलकों के साथ श्री भाग्य से कहती है, बस एक बार आप ये कह दीजिए कि जो मैं सोच रही हूँ वह गलत है। ठाकुर जी की कसम, अब से दोबारा कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। भाग्य ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और अपनी आंखें बंद किए धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए हाथ जोड़ लिए। उसने धीरे से कहा, पेंसिव फेस, सॉरी। श्री को एकदम से धक्का लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। तभी उस कमरे में एक चांटे की गूंज उठी। ये चांटा श्री ने भाग्य को मारा था। भाग्य का गाल एक तरफ हल्का सा झुक गया, पर उसे श्री के थप्पड़ से कोई शिकायत नहीं थी, पेंसिव फेस। श्री की आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में भाग्य की कॉलर को पकड़कर उसे झनरते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोलिए, ये सब झूठ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बोल दीजिए, आप लड़कियों को नहीं बुलाते थे। मैंने जो सुना है वह सब झूठ है। आपकी जिंदगी में और आपके कमरे में आने वाली लड़की में ही हूँ और मेरे अलावा अपनी कभी किसी और के करीब नहीं गए हैं। इस समय श्री को जितनी तकलीफ हो रही थी उससे कहीं ज्यादा तकलीफ भाग्य को हो रही थी। उसके चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके मन में इस समय यह नहीं चल रहा था कि श्री चाहे तो उसको और मार ले, उसको जो चाहे सजा दे दे, लेकिन वह उसे छोड़कर ना जाए। फिर से अकेला नहीं होना चाहता था। सुबह के 7 बजे तक भाग्य और श्री अपने कमरे में अलग अलग बैठे रहे। श्री
के आंसू अभी भी नहीं रुके थे। भाग्य के आंसू भले ही रुक गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और उसका लाल आंखें साफ पता चल रही थी। अचानक से श्री सोफे से खड़ी होती है और अलमारी की तरफ जाती है। भाग्य देखता है तो श्री घर की चाबियां और अपना मंगलसूत्र दोनों टेबल पर रखती है और दरवाजे की तरफ जा रही होती है। अचानक से भाग्य होश में आता है। उसे 440 वोल्ट का झटका लगा था। फ्लश्ड, वह बस इसी चीज से तो डर रहा था। इससे पहले श्री दरवाजा खोलकर बाहर जाते, भाग्य उसका हाथ पकड़ लेता है। श्री पलटकर पीछे नहीं देखती और भाग्य उसका हाथ पकड़कर घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। भाग्य ने श्री के एक हाथ को अपने दोनों हाथ में पकड़ते हुए अपने सर से लगा लिया। उसकी आंखों से बेहद आशा और सूखे रहे थे और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पेंसिव फेस, तुम चाहे तो मुझे सजा दे दो, चाहो तो सारी जिंदगी मुझसे बात मत करो, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। क्राइंग। भाग्य का रोना ऐसा था कि कोई भी उसे देखता तो उसका दिल पसीज जाता। शायद श्री का भी दिल कमजोर पड़ जाता, इसलिए वह भाग्य की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसने बहुत मुश्किल से खुद को हिम्मत में बांधा और भाग्य से हाथ छुड़ाकर दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। पेंसिव फेस। भाग्य एकदम सुन्न सा बैठा रहता है और अचानक ही वह जमीन पर गिर जाता है। श्री वहां से सीधे बस पकड़ती है और अपने मामा जी के घर चली जाती है। दरवाजे पर पहुंचकर वह दरवाजा नॉक करती है। श्री की मामी दरवाजा खोलती है और अपने सामने श्री को खड़े देख एकदम से हैरान हो जाती है। फ्लश्ड। पर तभी अचानक वह श्री से लिपट जाती है और खुश होते हुए कहती है, अरे श्री, तुम आने वाली थी, हमें बता दिया होता तो मैं कुछ तैयारियां कर लेती। श्री का चेहरा अभी भी उदास था। कुमुद श्री को लेकर घर के अंदर आती है और दरवाजे झांकते हुए कहती है, दामाद जी कहाँ है? श्री अपने उदास चेहरे के साथ कहती है, पेंसिव फेस, मामी मैं अकेली आई हूँ। कुमुद को थोड़ी हैरानी तो होती है, पर फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वह श्री से कहती है, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा आना भी काफी है। दमाजी इतने बिजी इंसान है, वो कहाँ तुम्हें यहाँ लेने और छोड़ने आएंगे। तुम अंदर आओ। ऐसा कहते हुए कुमुद श्री को घर के अंदर ले आती है। एपिसोड 53। भाग्य आया श्री को लेने। श्री अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। क्या उसने सही किया था भाग्य को छोड़कर? हाँ, बिल्कुल सही किया है। भाग्य ने उसे धोखा दिया है और अब चाहे कुछ भी हो जाए, श्री भाग्य के पास वापस नहीं जाएगी। यही सोचते हुए श्री अपने विचारों में थी। और वहीं दूसरी तरफ भाग्य के कमरे में राहुल, यशोदा आंटी और एक डॉक्टर मौजूद थे। जब श्री हॉल से होते हुए मेन डोर की तरफ जा रही थी तो यशोदा आंटी ने उसे देख लिया था, पर इससे पहले वह उससे कुछ पूछती श्री घर से बाहर निकल गई थी। यशोदा आंटी भाग्य के पास जाती है, ये पूछने के लिए कि श्री इतनी सुबह सुबह कहाँ गई है, पर जब वो कमरे में पहुंचती है तो भाग्य उन्हें बेहोश पड़ा मिलता है। यशोदा आंटी बहुत डर जाती है, इसलिए जल्दी से डॉक्टर और राहुल को फोन करती है। राहुल जब यशोदा आंटी की बात सुनता है तो वह भी जल्दी से आ जाता है। डॉक्टर ने भाग्य को इंजेक्शन दिया और राहुल को देखते हुए कहा, किसी का सदमा लगा है, इसलिए अचानक से उस चीज को पेश नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ घंटों में होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद यशोदा आंटी पानी की पट्टी भाग्य के माथे पर रखने लगती है, क्योंकि उसे बहुत तेज फीवर था। अब जाकर राहुल यशोदा आंटी से कहता है, आंटी, भाग्य की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है, भाभी कहाँ, दिखाई क्यों नहीं दे रही? यशोदा आंटी कहती है, मुझे खुद नहीं पता बेटा कि श्री बिटिया कहाँ चली गई। वो तो सुबह सुबह घर से कहीं चली गई और जब मैं भाग्य से पूछने के लिए कमरे में आई तो यह मुझे यहाँ बेहोश पड़ा मिला। शाम को करीब 7 बजे भाग्य को होश आता है। राहुल सोफे पर बैठा कोई बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा था। भाग्य को हिलता देख वह भी जगह से उठता है और उसके पास आता है। भाग्य उठकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। राहुल भाग्य के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू ठीक है ना? भाग्य अपना सर पकड़ते हुए राहुल को देखता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तू यहाँ क्या करें? राहुल कहता है, तेरी तबीयत खराब हो गई थी,
डॉक्टर बुलाना पड़ा, तू बेहोश हो गया था, अचानक हो गया था तुझे। राहुल के ऐसा कहने पर भाग्य को याद आता है कि उसके और श्री के बीच क्या हुआ था, और श्री अचानक से घर छोड़कर चली गई। यह उसके चेहरे की रंगत फिर उड़ा देती है और वह बेड से खड़े होते हुए दरवाजे की तरफ जाता है। उसे इतनी जल्दबाजी में दरवाजे की तरफ जाता देख राहुल उसके पीछे जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, भाग्य क्या हुआ, तुझे इतना परेशान क्यों है? अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ जा रहा है? भाग्य अपने स्लीपर पर पहनते हुए कहता है, मैं श्री को लेने जा रहा हूँ। भाग्य जब तक दरवाजे पर पहुँचता राहुल उसके सामने आ जाता है और कहता है, भाभी को लेने जा रहा है। कहाँ गई भाभी? भाग्य कहता है, वो कहीं नहीं जा सकती, वो मुझे छोड़कर कहीं जाएगी, मैं उसे जाने ही दूंगा। राहुल कहता है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? भाभी तुझे छोड़कर चली गई, मतलब मैं समझा नहीं। भाग्य राहुल को सब बता देता है, कैसे उसकी और श्री की बहस हुई थी और कैसे वो उसे छोड़कर चली गई हो। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, पर श्री ने उसकी एक बात नहीं सुनी। श्री भाग्य को छोड़कर चली गई, ये जानकर राहुल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भाग्य का गुजरा हुआ कल किस तरीके से उसके सामने आकर उसके हंसते खेलते घर को बर्बाद कर देगा। भाग्य जल्दी से घर से निकलता है और गाड़ी में बैठकर श्री के घर की तरफ चला जाता है। राहुल को किसी अनहोनी का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मामी मजे से बैठे हॉल में चाय पकौड़े खा रही थी, और खाए भी क्यों नहीं, इतने दिनों बाद श्री खाना जो बना रही थी और उसे पैर पसार के खाने का मौका मिल रहा था। मामा जी अपने व्हीलचेयर लेकर मामी के पास आते हैं और किचन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है जरूर कोई बात है। मामी मामा जी के चेहरे के हाव भाव पढ़ती है और कहती है, अरे क्यों परेशान हो रहे हैं, लड़की कुछ दिनों के लिए घर ही तो आई है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? बेटियां मायके नहीं आती क्या? मामा जी परेशानी से कहते हैं, तुम्हारा ध्यान खाने की चीजों से उठे तब जाकर पर ध्यान दो ना। मैंने देखा है श्री के चेहरे पर परेशानी। बात कुछ और है, जितना वो अपने रिसेप्शन वाले दिन खुश दिख रही थी, आज उसका चेहरा उतना ही मुरझाया हुआ लग रहा है। मम्मी जी पकौड़े वापस प्लेट में रखते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो उससे पूछ ही लेते हैं। मामी जी श्री को आवाज देने वाली होती है कि इतने में दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है तो देखते हैं, भाग्य सामने खड़ा था, पर इस समय उसकी हालत उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग लग रही थी। बिखरे हुए बाल, सूजा हुआ चेहरा और लाल आंखें। मम्मी ने मुस्कुराते हुए भाग्य को देखा और फिर मामा जी की तरफ देखकर कहा, देखा आप हम खा परेशान हो रहे हैं, दामाद जी श्री को लेने भी आ गए। भाग्य श्री को लेने आया है ये जानकर मामा जी के चेहरे पर एक तसल्ली के भाव आ गए। भाग्य ने दोनों को देखते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मामा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है, आइए अंदर आइए। भाग्य अंदर आता है और मामा मामी के पैर छूता है। मामा जी भाग्य को बताते हुए कहते हैं, अरे बेटा तुम आ गए, मैं तो श्री से पूछने वाला था कि दमाजी क्यों नहीं आए। श्री को बाहर कुछ और सुनती है तो वो किचन से बाहर आती है और भाग्य को सबके सामने बैठा देख हैरान हो जाती है। फ्लश्ड भाग्य की नजरों श्री पर पड़ती है। श्री मामा मामी के सामने कोई सी नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए धीरे कदमों से चलकर उनके पास आती है और मामा जी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, वही अपना चेहरा नीचे झुका देती है। मामी श्री से कहती है, बेटा दामाजी तुम्हें लेने आए हैं, जाओ जाके तैयार हो जाओ। श्री धीरे से मामा जी से कहती है, मामा जी क्या मैं कुछ दिन आपके पास नहीं रुक सकती? ऐसा कहने पर भाग्य की तरिया चली जाती है। उसका बस चलता तो अभी उसको सबके सामने हाथ पकड़कर खींच कर ले जाता, लेकिन मामा जी वो उनकी रिस्पेक्ट करता है और बहुत अच्छे से जानता है कि श्री क्यों नहीं जाना चाहती है। एपिसोड 54 में तलाका नहीं दूंगा। श्री मामा जी के घर कुछ और दिन रुकना चाहती है। भाग्य ने जब ये सुना तो उसके हाथ पैर कांप गए, वह श्री को एक मिनट खुद से दूर नहीं रख सकता और यहाँ तो बात दिनों की हो रही थी।
मामी ने चाय का कप भाग्य की तरफ बढ़ाते हुए श्री से कहा, बिल्कुल रुक सकती हो, लेकिन अगर दामाद जी आए हैं तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। तुम अगली बार आ जाना। और देखो, आज तो तुम कोई कपड़े भी नहीं लाई हो। मामी भाग्य और श्री के साथ इतना अच्छा इसलिए बन रही थी क्योंकि उसने रिसेप्शन वाले दिन भाग्य की चकाचौंध देख ली थी, और अब तो उसे भाग्य कोई कुबेर का खजाना नजर आ रहा था। श्री से भी वह अपने रिश्ते धीरे धीरे इसलिए सुधार रही थी ताकि उसका वह रानी हार हड़प सके जो उसने रिसेप्शन वाले दिन पहना था। श्री भाग्य की तरफ एक नजर देख भी नहीं रही थी और यह बात भाग्य के दिल में तीर की तरह चल रही थी। चाय का कप जो मामी ने भाग्य की तरफ बढ़ाया था, भाग्य ने जानबूझकर वह चाय अपने हाथ पर गिरा ली और अपने शर्ट खराब कर दी। भाग्य की शर्ट खराब हो गई है, ये देखकर मामा जी ने कहा, अरे बेटा, ये क्या आपकी शर्ट खराब हो गई, जाओ जाकर इसे साफ कर लो। मामी ने कहा, हाँ जाओ, वरना चाय का दाग लग जाएगा, शर्ट महंगी होगी। श्री, जाओ दामाद जी को बाथरूम दिखा दो। श्री वैसे तो भाग्य से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मामा मामी के सामने वह कुछ नहीं बोल सकी। भाग्य अपनी जगह से खड़ा होता है और श्री को देखते हुए कहता है, बाथरूम कहाँ है? श्री सर नीचे करते हुए हमें सर हिलाती है और आगे की तरफ चल देती है और भाग्य उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वो लोग बाथरूम के पास पहुंचते हैं और श्री उसे बाथरूम दिखाकर वापस जाने को होती हैं, भाग्य श्री का हाथ पकड़ लेता है और उसे दीवार से लगा देता है। श्री हैरानी से भाग्य को देखती है तो भाग्य कहता है, तुम्हें लेने आया हूँ, जितना लड़ना है घर चल कर लड़ो। श्री खुद को भाग्य से छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है, मैं घर वापस नहीं आ रही हूँ, आप जाइए यहाँ से। भाग्य ने वैसे ही श्री को दीवार से लगाए हुए कहा, तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी मामा जी से कह देता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ नहीं जा रही मैं भी यहाँ पर घर जमाई बनकर बैठूंगा। श्री ने हैरानी से भाग्य की तरफ देखा तो भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जहाँ हो वही मेरा घर है। श्री ने खुन्नस में कहा, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मामा जी की तबीयत खराब है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। जैसे थोड़ी ठीक होंगे मैं उनसे कह दूंगी कि मुझे आपसे तला। श्री के आगे की शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि भाग्य ने श्री के मुंह को बंद कर दिया था अपने हाथों से। भाग्य ने गुस्से में श्री को घूरा और कहा, मुझसे गुस्सा रहना है रह लो, मुझसे लड़ना है लड़ लो। मामा जी के पास रहना है ठीक है, कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास ही रह लो, उसके बाद वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है। इसलिए अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी तलाक दूंगा। इस जन्म में तो ये होने से रहा, अगले जन्म का मुझे पता नहीं। श्री ने भाग्य का हाथ अपने मुंह से हटाया और बिगड़ती हुए बोली, आपको मेरी क्या जरूरत आन पड़ी, आप तो अपनी शौक लड़कियों से। भाग्य ने फिर से श्री का मुंह बंद कर दिया और उसे घूरते हुए बोला, पहले क्या था और क्या करता था, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं बस आज का जानता हूँ। आज तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन साथी हो, और मैं आज तुम्हारे साथ ईमानदार हूँ। भाग्य ने श्री का मुंह छोड़ दिया और एक कदम पीछे हो गया। श्री अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भाग्य को देख रही थी तो भाग्य में शांत भाव से कहा, कुछ दिनों के लिए चाहो तो मामा मामी के साथ रुक सकती हो, लेकिन आना तुम्हें मेरे पास ही है, ये बात याद रखना। इतना बोलकर भाग्य बाहर चला जाता है और श्री बस उसे जाते हुए देख रही थी। भाग्य जब आपस हॉल में आता है तो मामा जी कहते हैं, अरे बेटा, ये क्या, आपने तो चाय का दाग साफ ही नहीं किया। भाग्य मामा जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। श्री कुछ दिनों के लिए आपके साथ रहना चाहती है। मामा जी कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, हम तो कह रहे थे कि आप भी कुछ दिनों के लिए यही रुक जाते। भाग्य कहता है, नहीं, मुझे ऑफिस में काम है, वो यहाँ पर है, उसका ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते हुए भाग्य मामा जी के पैर छूता है और चला जाता है। श्री के बाहर आती है तो भाग्य वहां नहीं। मामा जी अकेले बैठे थे। श्री अपना चेहरा नीचे झुका लेती है, पेंसिव फेस, और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। पर उसके जाते ही दीवार के पीछे से मामी बाहर आती है। इस समय उसके चेहरे के भाव कुछ बदले हुए थे।
उसने श्री और भाग्य की सारी बातें सुन ली और उसे ये बात पता चल चुकी थी कि श्री घर छोड़कर आई है और यह उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। इसलिए उसने एक गुस्से वाली नज़र श्री को देखा जो कि अपने कमरे की तरफ जा रही थी। फिर वह अपने कमरे में जाकर जूही को फोन करती है। दोनों माँ बेटी का काम ही क्या है, एक दूसरे के साथ मिलकर षड्यंत्र रचती हैं। अब देखते हैं दोनों मिलकर श्री और भाग्य की जिंदगी में क्या नया तूफान लाने वाली है, क्योंकि ये दोनों अच्छा तो सोचे कि नहीं, और बुरा करने वालों का अंजाम भी बुरा ही होता है। एपिसोड 55 राहुल और प्रिया की प्लानिंग। श्री अपने मामा जी के घर पे थे, पर भाग्य ने उसे कुछ ही दिन रहने की इजाजत दी थी। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था श्री को यहाँ छोड़ना, पर इस समय शायद श्री उसकी बात नहीं समझती, इसलिए भाग्य ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और श्री को वहां पर कुछ दिनों के लिए रहने दिया, ताकि जब उसका गुस्सा शांत हो और वो कुछ सुनने की हालत में हो तब जाकर गुस्से मामी से बात करें। भाग्य जब श्री के घर से निकलता है तो देखता है राहुल की गाड़ी वहीं आकर रुकी है। राहुल अपनी गाड़ी से बाहर आता है और भाग्य के पास आते हुए कहता है, भाग्य भाभी कहाँ है, वो तेरे साथ नहीं आई। भाग्य नामे सर हिलता है और कहता है, नहीं वह मेरे साथ नहीं आई और शायद अभी वह मेरे साथ आना भी नहीं चाहेगी, इसलिए मैंने उसे कुछ दिनों के लिए मामा जी के यहाँ पर छोड़ दिया है। जब गुस्सा शांत होगा तब उसे आराम से बात करूंगा। राहुल को भी ये सही लगता है। भाग्य राहुल दोनों वहां से चले जाते हैं और श्री अपनी खिड़की से देख रही थी जब भाग्य राहुल से बात कर रहा था, और जब वह वहां से जा रहा था तो श्री ने देखा और भाग्य के जाती है। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद आ गिरी। भाग्य जब घर पहुंचता है तो यशोदा आंटी उसे देखकर कहती है, बेटा तुम अकेले आए हो, बिटिया कहाँ है, तुम्हारे साथ नहीं है। भाग्य ने निराशा में कहा, नहीं आंटी वो कुछ दिनों के लिए अपने मामा जी के घर गई है। यशोदा आंटी अच्छे से समझ पा रही थी भाग्य के मन की हालत, पर फिर भी उन दोनों का निजी मामला था, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और भाग्य उदास मन से अपने कमरे में चला गया। रात में यशोदा आंटी भाग्य के कमरे में नोक करती है और कहती है, बेटा खाना तैयार है, आके खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। भाग्य जो सोफे पर औंधे मुंह के बैठा हुआ था यशोदा आंटी की बात पर बिना देखे कहता है, आंटी मुझे भूख नहीं है, आप जाए, मुझे जब भूख लगेगी मैं खाना खा लूंगा। यशोदा आंटी भाग्य की हालत देख रही थी और उन्हें बुरा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने मन में दुआ की, श्री जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाए। उधर मामा जी के घर में सबने बहुत ही अच्छे से खाना खाया। खाती भी कैसे नहीं, श्री ने इतने दिनों बाद खाना जो बनाया और श्री खुद डाइनिंग टेबल पर मौजूद नहीं थी। मामा ने मामी से पूछा, श्री कहाँ है, खाना नहीं खाना है इसे। वैसे तो मामी का खून जल रहा था कि श्री मुंह उठा के घर आ गई, पर इतने बड़े घर से उसका रिश्ता है, ये जानकर फिलहाल उसने चुप रहना ही सही समझा और सही वक्त का इंतजार किया, क्योंकि 2 दिन बाद जूही आने वाली थी और ये दोनों माँ बेटी मिलकर कुछ बड़ा रचने वाले थे। इसलिए मामी ने कहा, वो अपना खाना अपने रूम में ले गई है। श्री के कमरे में श्री का मन बेचैन हो रहा था, ना जाने क्यों उसे फिक्र हो रही थी भाग्य की। सीधे शब्दों में कहो तो उसे भाग्य की याद आ रही थी, इसलिए वो फोन में रिसेप्शन वाली फोटो देख रही थी। फोटो स्क्रॉल करते हुई उसकी नजर एक तस्वीर पर गई जिसमें वो और विनीता साथ में थी। तभी श्री को ये याद आता है कि उस वक्त विनीता ने किया कहाँ था, और ऐसा होती ही श्री ने फोन पटक दिया और उसे याद आया कि किस तरह भाग्य ने यह बात बोली थी कि उसके पास लड़कियां आती थी। दूसरी तरफ यशोदा आंटी बहुत रात तक भाग्य का इंतजार कर रही थी, पर वह नहीं आया। अब उन्हें भाग्य की फिक्र होने लगी थी। राहुल इस बारे में कुछ बोलना चाहता था, पर भाग्य ने उसे मना कर दिया, ये बोलकर कि उसके अपने ही प्रॉब्लम इतने बड़े हैं। विनीता बार बार राहुल को डिवोर्स के लिए फोर्स कर रही है। 2 दिन बीत जाते हैं, इस 2 दिनों में ना तो श्री भाग्य से बात करती है और ना ही भाग्य श्री से बात करने की कोशिश करता है।
यशोदा आंटी को ये तो पता चल गया था कि श्री और भाग्य की बीच की बहस काफी बड़ी है, जिस वजह से श्री घर छोड़कर चली गई है। पर यह वजह क्या है, ये वह नहीं जानती थी, और भाग्य से पूछने पर उसने कोई ठीक ठीक जवाब नहीं दिया था। जूही कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर आई है, या यूं कह ले वह दोनों माँ बेटी श्री का जीना हराम करने के लिए एक हुई है। जूही अपना बैग सोफे पर रखते हुए आराम से बैठती है। मामी जूही को कहती है, अरे बेटा तू इतने दिनों बाद आई है। मैंने तो दामाद जी से कह दिया कि अब तुझे कुछ दिनों बाद ही वापस भेजूंगी। जूही सोफे पर परसते हुए कहती है, हाँ मम्मी, मैं भी कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। तभी किचन से श्री पानी का गिलास लेते हुए आती है और जूही के सामने रखती है। जूही पानी का गिलास लेते हुए श्री से कहती, अरे श्री तुम भी आई हुई हो, चलो अच्छा है, दोनों बहनें कुछ दिन साथ रहेंगे। श्री ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप वापस किचन में चली गई। उसका मन वैसे ही खराब हो रहा था। 2 दिन से उसके भाग्य से कोई बात भी नहीं हुई थी, और ना ही भाग्य ने उसे फोन किया था। जूही किचन में पानी का ग्लास रखने के लिए आती है तो देखती है श्री चाय चढ़ा रही है, और वह श्री के पीछे खड़े होते हुए कहती हैं, क्या बात है श्री, मम्मी कह रही थी कि तुम मायके तो आई हूँ, पर अपने साथ कोई सामान नहीं लाए, और जीजा जी तुम्हें लेने भी आए थे, पर तुम उनके साथ नहीं गई। कहीं तुम्हारा जीजा जी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? पर श्री ने जूही की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जूही जब से अपने मायके वापस आई थी, उसने एक भी मौका नहीं छोड़ा श्री को ताने नहीं सुनाने का। वो हर बात श्री को यही कहकर परेशान किया करती थी कि क्या उसके और भाग्य के बीच कोई झगड़ा हुआ है, भाग्य उसे फोन क्यों नहीं कर रहा या उसे लेने क्यों नहीं आ रहा। श्री आंगन की सफाई कर रही और मामी सोफे पर बैठे टीवी पर सीरियल देख रही थी। इतने में जूही अपने कमरे से फोन पर बात करते हुए नीचे उतरती है और श्री को देखते हुए और जोर से बात करने लगती, विवेक जी, अरे अब मैं कुछ ही दिनों के लिए तुम आई हूँ, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ हाँ मैं जानती हूँ आपका मेरे बिना मन नहीं लगता, मेरा भी आपके बिना मन नहीं लगता, पर क्या है ना मम्मी पापा की याद आ रही थी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं संडे तक वापस आ जाऊंगी। ओफो, सच में विवेक जी अब बहुत शैतानी, अब मैं संडे को आऊंगी मतलब संडे को आऊंगी और आप मुझे लेने आइएगा। भी अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। जूही मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ जाती है तो मामी उसके सामने फलों का टुकड़ा करते हुए कहती है, क्या बात है विवेक जी तुझे बुला रहे हैं? जूही कहती है, हाँ माँ कह रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। मेरे बिना अब नई नई शादी में मन कैसे लगेगा? मामी मुस्कुराते हुए जूही को देखती है और फिर दोनों की नजरें श्री को देख रही थी जो बिना किसी भाव के टेबल की सफाई कर रही थी। मामी जूही के सामने सेब का टुकड़ा बढ़ाते हुए कहती है, ठीक ही तो कहा है दामाद जी ने, नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, अभी तो तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, ऐसे मायके मत आ जाया करो, और दामाद जी तुम्हें लेने आए तो चुपचाप घर चली जाना। जूही भी खाते हुए कहती है, हाँ माँ सही कह रही हो, मैं घर चली जाऊं, और सच कहूँ मम्मी मेरा मन नहीं लगता आप मायके में, विवेक जी के बिना अब रहा ही नहीं जाता। अगर पति प्यार करता हो तो कौन बेवकूफ लड़की है जो नई नई शादी में मायके आकर बैठ जाएगी। और वैसे भी पापा की हालत देखकर मेरा खुद यहाँ ज्यादा रुकने का मन नहीं है। आखिर कब तक पापा की पेंशन के पैसों पर पलती रहूंगी? मेरा पति ठीक ठाक कमाता है, मुझे अच्छी सी रखेगा। जूही के ये कहते ही श्री के हाथ रुक गए। अच्छे से समझ पा रही थी कि यह लाइन उसके लिए है। इतना अमीर घर परिवार होने के बाद ही वो यहाँ पर अपने मामा जी के घर पर पड़ी है। श्री ने कुछ नहीं कहा और उठकर किचन में चली गई। श्री के जाते ही मामी और जूही के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ एक कैफेटेरिया में प्रिया और राहुल एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और उनके बीचों बीच कॉफी के 2 मग रखे थे। प्रिया अपनी कॉपी उठाते हुए राहुल को देखती है और राहुल से कहती है, इतना सब हो गया श्री और जीजाजी की लाइफ में, और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं।
राहुल अपनी कॉपी की सिम लेते हुए कहता है, क्या बताता तुम्हें, यहाँ भाग्य की प्रॉब्लम अलग चल रही है, वहाँ पर विनीता ने डिवोर्स फाइल कर दिया है। इन सब में इतना बिजी हो गया कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। प्रिया ने हैरान होते हुए कहा, क्या विनीता जी ने सच में डिवोर्स फाइल कर दिया? ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने अपनी शादी को एक मौका भी नहीं दिया। राहुल नहीं सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, विनीता मौका ही तो तलाश रही थी। इतने सालों से उसे मौका ही चाहिए था मुझसे अलग होने का, और अब उसे वह मौका मिल गया तो वह पीछे क्यों हटेगी? प्रिया ने गिल्ट से कहा, आई एम सॉरी राहुल, ये सब मेरी वजह से। राहुल, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है प्रिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर विनीता के मन में वहम है तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं यहाँ पर विनीता और हमारी बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि भाग्य और भाभी की बात करने आया हूँ। भाभी को कोई गलत फहमी हुई। भाग्य ऐसा नहीं है जैसा भाभी सोच रही है। हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर उन दोनों की गलतफहमी दूर नहीं हुई तो कहीं वह दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाए। और मैं भाग्य को फिर से पहले जैसा नहीं देख सकता। बहुत मुश्किल से खुश रहना सीखा था, अब दोबारा से यह सारी तकलीफ है। प्रिया ने गंभीर होकर, तुम सही कह रहे हो राहुल, हमें उन दोनों को एक करने के लिए कुछ सोचना होगा, वरना ऐसे तो वह दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तुम्हारे पास कोई प्लान है? राहुल ने कहा, बिल्कुल, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। प्रिया ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। अगले दिन सुबह भाग्य आज फिर बिना नाश्ता किया ऑफिस आया था। श्री को गए 10 दिन हो गए थे। इन 10 दिनों में भाग्य बहुत मुश्किल से ही कुछ खाता था, वह भी तब जब राहुल उसे जबरदस्ती खिलाता था, वरना उसने खाना पीना छोड़ दिया था और पहले की तरह ही रातों की नींद हराम करने लगा था। भाग्य के चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे डार्क सर्कल बता रहे थे कि उसका सुकून उससे दूर है। भाग्य इंटरकॉम उठाता है, रिसेप्शन से कहता है, मेरे लिए कॉफी भेजो। 10 मिनट बाद भाग्य के दरवाजे पर दस्तक होती है। भाग्य कमेंट बोलता है, तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है। भाग्य का ध्यान इस समय अपने डिजाइन पर था तो उसने देखा नहीं कि सामने से कौन आया। भाग्य की टेबल पर एक कॉफी मग आता है और सामने से एक प्यारी सी आवाज आती है, गुड मॉर्निंग सर। भाग्य बेफिक्री में नजरें उठाकर कहता है, गुड मॉर्निंग फ्लश्ड। भाग्य हैरानी से सामने देखता है,